So, good evening, students. Now we are coming to the new session of Viva, and I'm sure it will be of a great help for everyone because the ratios are sometimes full of challenge. But yes, you can face all challenges if you go through these questions. Number one, what do you mean by accounting ratios? Simple question. दो वर्ड याद रखने हैं आपको इसमें अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल रिलेशनशिप between what accounting variables of financial statements. Arithmetical relationship, चाहो तो लिख लो, arithmetical relationship between accounting variables of financial statements. अब accounting variables क्या हो सकते हैं? Current asset, current liability, gross profit, net profit, uh, revenue from operations, uh, tax amount, the interest amount, all these are variables. Whatever items we show in the financial statements, वो सब हमारे variables कहलाते हैं. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अपने वेरिएबल्स हैं, बैलेंस शीट के अपने आइटम्स हैं, उनकी जो रिलेशनशिप है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप, द मैथमेटिकल रिलेशनशिप 2:1, 1:1, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग रेशियोज. तो अकाउंटिंग रेशियोज आर द अर्थमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग वेरिएबल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Number two, again a very good and a very important question of the Viva. Explain the traditional and modern classification. What is the traditional classification? Earlier, only simply we used to call it statement of profit and loss ratios, balance sheet ratios, क्योंकि ये दोनों financial statements हैं. So profit and loss ratios, balance sheet ratios, and composite ratios. What do you mean by composite? Means any one item from statement of P&L, one item from balance sheet. Okay, that is called composite ratios, right? So जैसे कि हमारा होता है व्हाट वी कॉल इट कैपिटल टर्नओवर. तो हम लेते हैं डिनोमिनेटर क्या, आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ऊपर आरएफओ, नीचे वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड आरएफओ इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज अ कॉम्पोजिट रेशियो. तो अर्लियर वी यूज टू कॉल इट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज एंड कॉम्पोजिट. बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ रहे हो आजकल, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसमें रेशियो को ग्रुप किया गया है. चारों नाम बिल्कुल वेल लर्न होने चाहिए. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, 4 पिलर्स ऑफ रेशियोज. व्हाट डू यू मीन बाय नॉन करंट एसेट्स? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर नॉट मेंट फॉर रीसेल, जिसको सेल करने के लिए परचेज नहीं किया गया बल्कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया गया. सिंपल है. एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, टेल मी व्हाट इज द सम ऑफ डेट एंड इक्विटी. यू विल सिंपली से डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड. बिकॉज ऑफ व्हिच अप्रोच? लायबिलिटी अप्रोच. वेरी गुड. व्हाट इज द लायबिलिटी अप्रोच? देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, डेट प्लस इक्विटी. सिंपल है. What is the asset approach? Non-current assets plus working capital, right? तो हम क्या पूछेंगे आपसे? Is there any item subtracted while calculating capital employed from asset approach? ये जो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल की अप्रोच है, क्या इसमें से कोई चीज माइनस भी होती है? Yes, you will say yes. नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड गुडविल. अब नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? This you have already got a good knowledge, but still it will come in the further part of this session. What are the 4 categories? ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता है. फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल था. What do you mean by solvency? Solvency means ability of the firm to pay its non-current liabilities, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को जो पे करने की कैपेसिटी होती है उसे solvency कहते हैं. ठीक है. And what is liquidity? Liquidity is the ability of the firm to pay its current liabilities as and when they fall due for payment. सिंपल है. लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी एंड सॉल्वेंसी मींस एबिलिटी टू पे नॉन करंट लायबिलिटी. याद रखिएगा. डज डेट इक्विटी रेशियो मेजर द फाइनेंशियल लिवरेज? यस, इट मेजर द फाइनेंशियल लिवरेज बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट टू विच एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन बोरोड फंड्स. मतलब जब बिजनेस शुरू हो तो ये रेशियो कितनी होनी चाहिए? आइडियली 1:1. So this is leverage, financial leverage. We are taking advantage of borrowed funds in our capital employed. और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करे, इस रेशियो को बढ़ाना शुरू करो, थोड़ा सा रिस्क लेना शुरू करो, लोन को बढ़ाओ, इक्विटी को मत बढ़ाओ. डेट अपॉन इक्विटी में डेट को बढ़ाओ. क्यों बढ़ाएं? क्योंकि इससे ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर. नंबर ऑफ शेयर सेम रहते हैं, प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि फंड्स बढ़ते हैं ऊपर, राइट? तो दिस इज अ नॉलेजेबल पॉइंट. ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट में अगर इनकम्स जोड़ दी जाए यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, तो क्या माइनस करें कि नेट प्रॉफिट आ जाए? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, ऑल आर इनडायरेक्ट. ऑपरेटिंग रेशियो प्लस व्हाट रेशियो इज इक्वल्स टू 100? यू नो वेरी वेल. ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों का सम क्या होता है? 100. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ द ऑपरेटिंग रेशियो इज फॉर एग्जाम्पल 70%, तो बताओ व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? बताइए कितना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो जाएगा 100 माइनस 70, दैट इज 30%। वेरी गुड। क्विक रेशो को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं, लिक्विड रेशो को? ऑब्वियसली एसिड टेस्ट रेशो। बहुत सिंपल है, वन वन मार्कर है, बहुत फटाफट कर देंगे आप इसको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आरओआई? वी नो वेरी वेल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो? तो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर क्या होता है? ऊपर आता है हमारा न्यूमरेटर इज क्रेडिट परचेजेस एंड डिनोमिनेटर इज एवरेज ट्रेड। फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, जो फॉर्मूला शीट आपके साथ शेयर की गई है। हर रेशो का सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग एंड फॉर्मूला हर रेशो का याद होना चाहिए। तो आई विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट इट। तो दिस यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, इंपॉर्टेंट। इंटरप्रेट द करंट रेशो 40:1 या 50:1, ऐसी कोई रेशो है तो आप क्या आंसर दोगे? इट इज एन अनफेवरेबल सिचुएशन। बोलिए, what you will answer? It is an unfavorable situation. Now the examiner will ask you why. You will say because it indicates excess investment in inventory. Inventory बने जा रही है, सेल हो नहीं रही है, तो that is the first unfavorable situation. या और कुछ, inefficient collection from debtors. Debtor से collection अच्छा नहीं हो रहा, because of which debtor बढ़ते जा रहे हैं, but correction आ नहीं रही, conversion नहीं हो रहा है. That is also a unfavorable situation. Sales कम हो गई है, inventory बढ़ती जा रही है, due to which. So what is the ideal current ratio? If someone asks you, what is the ideal current ratio? Yes, you are right. 2:1 is the ideal ratio. Ideal current ratio होती है 2:1. अब 2 से बढ़कर अगर 3 हो जाए, good. 4 हो जाए, very very good. But 5, 6, 7, 8, this is all wrong. Ideally 2 होना चाहिए. To pay a liability of 1, we should have 2 rupees बस of current assets. This is the ideal situation. अब कोई बोले कि सर 6, 7 is okay. No, it's not okay. What does low trade receivables ratio indicate? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स लो आए तो क्या शो करती है? यू विल सिंपली से इट शोज स्लो रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन जो हमारा डेटर से हो रहा है वो कम हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर TRTR, इस रेशो के बारे में एक रूल याद रखिए, हायर द रेशो बेटर इट इज। क्या बोलेंगे? हायर द रेशो बेटर इट इज फॉर द फर्म। TRTR, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, बेटर फॉर द फर्म। हायर द रेशो बेटर फॉर द फर्म, राइट? तो जितनी भी रेशो बढ़ के आएगी उतना ही अच्छा होगा। व्हाई? बिकॉज इट शोज एफिशिएंट कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम डेटर्स। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? जीपी इक्वल्स टू आरएफओ माइनस ऑरफो, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताओ कि इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंस को हम क्यों इंक्लूड नहीं करते क्विक रेशो निकालते टाइम? यानी कि क्विक एसेट्स में ये दो एसेट्स, करंट एसेट्स शामिल क्यों नहीं होते? सारे करंट एसेट लिक्विड होते हैं एक्सेप्ट दीज टू। व्हाई? तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज नॉट टेकन इन लिक्विड एसेट एज इट टेक्स इन्वेंट्री टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू कैश। ओके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कन्वर्ट इन्वेंट्री इनटू कैश। फर्म को इन्वेंट्री सेल करना आसान नहीं है, जब तक मार्केट में पोटेंशियल नहीं होगा सेल का तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्विकली ना होने के कारण इसको क्विक एसेट्स में नहीं लेते। प्रीपेड एक्सपेंस तो वो है जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, उसको तो अब कैश में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता। तो दैट इज द रीजन दीज आर नॉट ऑफ क्विक नेचर। डन? प्लीज मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये दो आइटम्स क्यों नहीं लिए जाते। इसका आंसर कॉपी में लिख भी लो। विच आइटम्स ऑफ करंट एसेट इज नॉट टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग? अब करंट रेशो निकालते टाइम करंट एसेट भी नहीं लेते हैं। वो कौन से करंट एसेट्स हैं? यस, यू आर राइट, डूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है इन माय ओपिनियन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो को करते टाइम पीएफडीडी को क्या करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर में क्या करते हैं? तो टीआरटीआर में करंट रेशो निकालते टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं करंट रेशो निकालते टाइम, वी ऑलवेज एंड ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बाय फ्रॉम द डेटर्स। तो पहला तो है करंट रेशो के टाइम में डेटर में से माइनस होता है, और टीआरटीआर निकालते टाइम क्या होता है? इग्नोर। करंट रेशो में माइनस करना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, और टीआरटीआर में क्या करना? इग्नोर, टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ कलेक्शन देख रहे हैं कि कितना टाइमली कलेक्शन आ रहा है, ये नहीं देख रहे कि कितना डाउटफुल है। नेक्स्ट, करंट रेशो इतना है, इन्वेंट्री इज दिस मच, वर्किंग कैपिटल आपका इतना है, व्हाट इज द करंट रेशो? तो आपसे इंडिविजुअली एग्जामिनर कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन। तो जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 या 15 तक जो क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस करके रखो। ये भी एक वाइवा के पॉइंट हो सकते हैं कि एग्जामिनर कैन गिव यू अ पीस ऑफ पेपर, कैन आस्क यू, ओके टेल मी द कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो, लिक्विड रेशो और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखो वाइवा के लिए। व्हाट डज नॉन करंट लायबिलिटी कंसिस्ट ऑफ? तो नॉन करंट लायबिलिटी आप जानते हो, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है, यहाँ पर आप अटकोगे आके। सबसे पहले डिवेंचर्स और बैंक लोन्स और
सिक्योर्ड लोन्स और मॉर्गेज लोन्स, ठीक है, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन्स, ये सब के सब किस में आते हैं? इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या क्या आता है? यू नो वेरी वेल, प्रोविजन फॉर वारंटी एंड अदर प्रोविजंस जो आपको हमने लिस्ट में दे रखे हैं, अपनी फर्स्ट चैप्टर बैलेंस शीट में देखिएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के एग्जांपल्स, सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट। करंट रेशो इतना है, करंट लायबिलिटीज इतनी है, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये भी वही क्वेश्चंस है विच आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट टू 15 सीरीज। करंट रेशो ऑफ द कंपनी 2:1 है। बोलता है अगर फर्म क्रेडिटर्स को पे कर दे तो क्या ये रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज आएगा? तो ऑब्वियसली भाई 2:1 का सिंपल फंडा है कि 2/1 है, यानी कि 20,000 करंट एसेट्स है, 10,000 करंट लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी पे होगी तो ऊपर से हमारा करंट एसेट का कैश कम होगा और नीचे करंट लाइबिलिटी कम होगी, तो इट विल बी 15,000 अपॉन 5,000, 5,000। तो द आंसर विल कम चिल्ड्रन 3:1। तो आंसर क्या आएगा? This will increase the ratio. Okay. 27th question. Debt equity ratio is this much. If the firm pays a long term loan, will it affect the ratio or not? तो यहां पर आपका आंसर आएगा not change. क्यों बोला? अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन है और वो फाइनल ईयर ऑफ डेट इसमें आ जाता है हमारा, इन द ईयर ऑफ रिडेम्पशन, तो वो क्या बन जाता है? हमारी करंट लाइबिलिटी, मींस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो नीदर डेट्स विल बी अफेक्टेड नॉर equity will be affected. Please remember, payment of loan, payment of debentures, redemption of debentures, you can say, कभी भी debt equity ratio को affect नहीं करता। 27th important question for the Viva. What is the formula of ICR? You know very well. How is capital employed calculated? By using liabilities and asset approach, already discussed. How does purchase of stock affect the quick ratio? आप बोलेंगे decrease the ratio. वाई? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कैश। जब आप एसेट परचेज करोगे, स्टॉक परचेज करोगे, इन्वेंट्री परचेज करोगे, सपोज करिए रेशो है आपकी 2:1, तो ऑब्वियसली 20,000 अपॉन 10,000, आपके पास आया कुछ नहीं, मगर पेमेंट आपने जब करा तो कैश में करा 5,000 का, तो न्यूमिनेटर कम हो गया, तो 15/10,000 ये आ गया हमारा, तो आंसर आएगा 1.5, यानी कि 2 से रेशो घटकर 1.5 पर आएगा। इन्वेंट्री कभी भी लिक्विड रेशो में नहीं आता। गिव एनी ट्रांजैक्शन विच विल ऑलवेज इंक्रीज द करंट रेशो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से हमेशा करंट रेशो बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से हमारा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा कैश। फॉर्मूलाज 32 कॉर्फो का आपको याद रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो परचेज ऑफ गुड्स से अफेक्ट नहीं होगा, यू नो वेरी वेल। वाई? बिकॉज क्लोजिंग इन्वेंट्री और परचेज दोनों बढ़ जाएंगे, राइट। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ कॉर्फो, दैट विल increase, and the purchase will also increase, so no change. How will you calculate net profit before interest and tax if profit after interest and tax is given? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं? एनपीएटी में क्या ऐड कर देंगे? टैक्स एंड इंटरेस्ट, यू नो वेरी वेल। और अगर परसेंटेज में दे रखा है टैक्स, तो कैसे करना बताया गया आपको? स्टेप 1, पहले क्या निकालेंगे? एनपीबीटी, और फिर क्या निकालेंगे? एनपीबीआईटी। एनपीबीटी कैसे निकालेंगे? जो एनपीएटी होगा उसमें 100/100 माइनस, वेरी गुड, टैक्स। और एनपीबीआईटी, तो जो एनपीबीटी निकला है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज व्हिच आर मेड इन दोज बिजनेस विद होम बिजनेस हैज अ रेगुलर डीलिंग, जिनके साथ हम अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अगर उस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें तो वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर दोज व्हिच आर मेड इन दोज बिजनेस हाउसेज विद होम बिजनेस हैज नो ट्रेडिंग रिलेशंस। यानी कि अगर हम एक्स लिमिटेड से सामान खरीदते हैं और एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट करें तो वो हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और हम डील करते हैं एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड से, और हम इन्वेस्टमेंट करें एमआरएफ लिमिटेड में, तो दैट इज व्हाट? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ऑपरेटिंग साइकिल, यू नो वेरी वेल, एक्विजिशन ऑफ मटेरियल से लेकर और जब तक वो कैश में कन्वर्ट ना हो जाए, एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, उसको कहते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका है बैलेंस शीट वाला, ये वहां से उठाया गया क्वेश्चन। हाउ वुड यू डील विद द डिक्रीज इन इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? द डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑलवेज रेफर्स टू व्हाट चिल्ड्रन? डिक्रीज इन इन्वेंट्री मींस ओपनिंग इन्वेंट्री ग्रेटर है किससे? क्लोजिंग। if opening is greater than closing, it is a what situation? Negative situation. Very good. And if closing is more than opening, it is a what situation? If closing is more than opening, then it is a what situation? Opening is greater than closing, obviously it is a positive situation, sorry. And if closing is more than opening, then it is a negative situation. Okay, so accordingly decrease in inventory will be treated. What are the components of operating cost? ऑर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हेड सब हेड्स हैं, आप देख लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर, सारे इंपॉर्टेंट हमारे ये हेड सब हेड्स हैं, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो।
प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी मूव फर्दर. व्हाट आर बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स वो होते हैं विच आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. और डेट इक्विटी रेशियो को कैसे अफेक्ट करेंगे? अनअफेक्टेड ड्यू टू नो चेंज इन डेट एंड इक्विटी. क्योंकि शेयर्स फ्री में दिए गए, शेयर कैपिटल बढ़ गई, लेकिन साथ ही वो शेयर्स कहां से दिए गए? बोनस शेयर फ्रॉम प्रॉफिट. तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी कम हो गया. शेयर बढ़ गए लेकिन प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस आपका जो है डिक्रीज हो गया. तो इक्विटी बढ़ी और इक्विटी कम हुई, तो नो चेंज. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल एसेट्स? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट नहीं कहेंगे, नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं बोलना है. फॉर्मूला टू कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. ये भी पूछ सकते हैं. ओके, टेल मी व्हाट यू विल गेट इफ यू सब्ट्रैक्ट टोटल डेट फ्रॉम टोटल एसेट्स. कि बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? तो यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला. सारे शॉर्टकट्स याद रखो. शेयर होल्डर फंड्स, द ओनर फंड्स. व्हाट आर द आइटम्स शोन इन नॉन करंट एसेट्स? ये सब आपको पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डब्ल्यूसीटीआर? सबको पता है. आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल. फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो, कॉरफो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ इनटू 100. What is the meaning of the term liquidity? Liquidity means ability to pay the current obligations, means current liabilities. And what is solvency? हमने शुरू में बताया था सेशन के, ability to pay the long term debts. तो long term debts पे करने की ability क्या कहलाती है? Solvency. Ability to pay long term debts, that is called solvency. And ability to pay current liabilities is liquidity. Very important question. Please remember this. What is profitability? Ability to earn profit is profitability. What is working capital? Difference between CA and CL. Give examples of operating expenses. वो खर्चे जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं. एम्प्लॉय बेनिफिट जैसे सैलरी, बोनस. ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस स्टेशनरी. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेल मी व्हाट इज द नेचर ऑफ डेप्रिसिएशन. इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. डेप्रिसिएशन is what? Operating kharcha. And what are direct and indirect? Direct expenses are those which are related to purchase and manufacturing, like wages, carriage, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते थे, freight, power, fuel. ये सब कौन से एक्सपेंस हैं? डायरेक्ट. एंड इनडायरेक्ट आर like all the expenses related to administration, depreciation and selling and distribution. Please remember these expenses. ये सब फॉर्मूला में आपको लिखे हुए हैं, बस एक स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख लीजिए and you will be able to learn it. What is the traditional classification of ratios? बता ही दिया गया आपको पहले क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन यही था. विच रेशियो हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी? क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी बताइए. चार रेशियो में से कौन सी रेशियो लगती है जो क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी बताएगी हमारी? अनडाउटेडली एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 12 अपॉन TRTR. आंसर किस में आएगा इसका? हमेशा मंथ्स में. ये फॉर्मूला पर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे कोर्स में, बट यू शुड नो. इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 30, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 100 माइनस 30, 70. यू नो वेरी वेल, दोनों का सम 100 होता है. 55th, what will be the effect of purchase of goods on operating ratio? No change, because purchase और closing entry दोनों, closing inventory दोनों increase हो जाएंगे. तो simple questions हैं. A company has earned 5 lakh as profit before interest and tax. ROI 20% है. तो बताओ capital employed कितना होगा? तो you will simply use ROI का formula. ROI is equals to NPBT NPBIT upon capital employed. ROI कितना परसेंट गिवन है आपको? 20 upon 100. और NPBIT कितना गिवन है आपको? 5 lakhs upon capital employed. So 25 the 100, 5 into 5, 25 lakh. This is how you will get the answer. List any two items presented under current liabilities. You should remember the balance sheet first chapter. The quick ratio is this much. Will the sale of inventory on credit increase, decrease or not? कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री तो हमने देख लिया कि कैश कम हो गया था, इन्वेंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. क्या इस रेशो पर जो 1:1 है हमारी लिक्विड रेशो में इन्वेंट्री नहीं आती है, क्या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स से हमारे पर असर पड़ेगा? सपोज ये 10,000 है, ये भी 10,000 है, लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज तो हमारी सेम रहेंगी, लेकिन हमारे क्या बढ़ जाएंगे? डेटर्स. सपोज आपने 5,000 के गुड्स परचेज करे, तो गुड्स तो आएंगे नहीं, लेकिन क्रेडिट पे परचेज करे हैं, तो कौन बढ़ जाएंगे? बिजनेस के डेटर्स. तो 15,000 ऊपर आ जाएगा. अनडाउटेडली आंसर आ जाएगा 1:1 से 1.5 बढ़ गया. आंसर इज इंक्रीज. 59. द क्विक रेशियो इज दिस मच. पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? तो अनडाउटेडली इट विल इंक्रीज द रेशियो. व्हाई? बिकॉज द करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट दोनों कम हो जाएंगे, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड टू बी पेड बाय द फर्म इज अ करंट लायबिलिटी. तो नीचे से भी कम, न्यूमरेटर भी कम. आंसर इज इंक्रीज. अंडर विच हेड एंड सब हेड आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाओगे? तो योर आंसर विल बी नॉन करंट एसेट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस. ये इसीलिए लिखा गया क्वेश्चन है ताकि आपको याद रहे कि एक आइटम ये भी है, एक सब हेड ये भी है हमारे कोर्स में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस. सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जब कनेक्शन लेते हैं, या कोई लैंडलाइन
हम कनेक्शन लेते हैं तो सिक्योरिटी जमा करते हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो, यू नो वेरी वेल। ऊपर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड्स, नीचे क्या आता है, टोटल एसेट्स। while calculating debt equity ratio, what items are taken, long term debts and long term provision. Debt is consist of two things, the long term provisions, long term debts and long term provisions, already discussed है। what do you mean by current maturities of long term debt, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। current maturities of long term debts, what do you mean by it? It simply means that current maturities are those long term obligations, वो long term borrowing जिनका फाइनल ईयर ऑफ पेमेंट आ गया है, दैट इज विद इन 12 मंथ्स अगर उसका रीपेमेंट अब ड्यू है, तो दैट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग विच इज ड्यू विद इन 12 months और ऑपरेटिंग साइकिल इज द करंट लायबिलिटी। 64th, व्हाट विल बी द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी हुज वर्किंग कैपिटल इज जीरो, जिस कंपनी की वर्किंग कैपिटल जीरो है। सबसे पहले आप माइंड लगाओ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, सी ए माइनस सी एल, तो करंट रेशियो कितना होगा सर, सेम ही होगा, 10,000 करंट एसेट, 10,000 करंट लायबिलिटीज, तो 10 माइनस 10 इज व्हाट, जीरो। तो सी ए अपॉन सी एल अगर हम करें 10 अपॉन 10, व्हाट इज द आंसर, 1:1। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट यस इट कैन कंफ्यूज यू इन द एग्जाम, तो वाइवा में आप कॉन्फिडेंट रहो, ये मत बोलना कि जीरो इज द आंसर। हाउ विल यू कैलकुलेट कैश सेल्स अफेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अनडाउटेडली नो चेंज, कैश सेल से रेशियो चेंज नहीं होती क्योंकि परचेज भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों डिक्रीज होती है। Okay, so Corfo remains the same. How will the purchase of goods will affect the inventory turnover ratio? ITR का रेशियो पे कमेंट मांग रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स होने से रेशियो पर ITR पे क्या असर पड़ेगा, तो आप बोलेंगे द रेशियो विल डिक्रीज, व्हाई, बिकॉज कॉर्फो आपका जो है द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी द सेम, व्हाई, क्योंकि इंक्रीज इन परचेज होगा, तो आपका प्लस वाला आइटम बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉर्फो का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो Corfo will be same due to increase in purchase and closing inventory. Okay, so purchase होने से इन्वेंट्री बढ़ेगी क्लोजिंग की, तो वो माइनस वाला आइटम है, माइनस वाला आइटम बढ़ गया और प्लस वाला आइटम बढ़ गया, तो प्लस माइनस करके वो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री सेम रहनी है, सो एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज अनडाउटेडली, सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री विल इंक्रीज क्योंकि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, तो देयरफॉर द रेशियो विल गो डाउन। ओके, ऊपर असर नहीं पड़ेगा, यानी कि सपोज करिए रेशो आपकी आ रही है 20,000 अपॉन 10,000, ऊपर कॉर्फो नीचे एवरेज इन्वेंट्री, टू टाइम्स आ रही है। अब परचेज गुड्स का हुआ तो टॉप पर, यानी कि कॉर्फो तो सेम रहा क्योंकि परचेज बढ़ गई और इन्वेंट्री हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, तो एक प्लस एक माइनस हो गया, इफेक्ट नलीफाई हो गया, लेकिन नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, सपोज क्लोजिंग इन्वेंट्री 10 से बढ़कर 5 होकर 15 हो गई नीचे, तो चिल्ड्रन द रेशो इज कमिंग डाउन, 1.6 करके आएगा आपका आंसर, तो रेशो विल be down 1.6 times. What will be the effect of cost of revenue from operations in case of purchase of stock? No change, बता ही दिया आपको, इन्वेंट्री बढ़ेगी और परचेज भी बढ़ेगी। Quickly we come to the third last question of the session. How will you, sorry, what will be the effect of cost of RFO, purchase of stock discuss हो गया। How would goods withdrawn for personal use will affect the operating ratio? Operating ratio पहले तो ये बताओ होती क्या है, Corfo plus operating expense upon RFO. No change, because वही रूल, purchase and closing inventory will डिक्रीज, गुड्स विड्रॉ करेंगे तो परचेज कम हो जाएंगी हमारी क्योंकि गुड्स चले जाएंगे, और उधर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कम हो जाएगा जो कि माइनस वाला आइटम, तो प्लस माइनस जीरो इफेक्ट हो जाएगा, नो चेंज। परचेज ऑफ मशीन बाय इशू ऑफ शेयर विल इंक्रीज डिक्रीज द आरओआई रेशो, अब आरओआई पे आपसे कमेंट मांग रहा है, देखिए और कॉम्प्लेक्स कर रहा है कॉम्पिटेंसी बेस, तो आरओआई तो हमारी 100% डिक्रीज होनी है ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड, वाई, शेयर्स इशू होंगे, एसेट आएगा, एसेट तो आरओआई में कहीं आता नहीं है, लेकिन एसेट्स कहां पर आते हैं, इन द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे आते हैं बताइए बताइए, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, तो नॉन करंट एसेट जब आ गए, शेयर्स के इशू करने से आए या पेमेंट कैश में करने से आए, लेकिन नॉन करंट एसेट बढ़ गए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल इंक्रीज, तो रेशो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो कम होती है, न्यूमिनेटर के बढ़ने से रेशो इंक्रीज होती है, डिनोमिनेटर के बढ़ने से रेशो डिक्रीज होती है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द करंट रेशो एंड डेट इक्विटी रेशो, पहले से ही पता है आपको करंट रेशो तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, क्योंकि करंट एसेट्स हमारे जो बैंक है, यानी कि ये कैश है या बैंक है, वो हमारा जो है डिक्रीज होगा क्योंकि पेमेंट हो रहा है, और डिबेंचर्स भी हमारे कम हो जाएंगे, डिबेंचर जबकि करंट रेशो में नहीं आते लेकिन इस रेशो में आएंगे, करंट रेशो में, क्यों, क्योंकि ये रिडेम्पशन वाला ईयर है, फाइनल ईयर है, करंट मैच्योरिटी है, ड्यू टू विच ऊपर से भी कम नीचे से भी कम, द रेशो विल डेफिनेटली इंक्रीज, और डेट इक्विटी रेशो अनचेंज रहेगी, ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, क्योंकि डिवेंचर इन द फाइनल ईयर इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
At the time of calculating current ratio, what items of current assets will be ignored for calculating current assets? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं. Loose tools and stores and spares. रिपीट ही हो रहा है क्वेश्चन. How can you calculate net profit after tax? जीपी अगर हमें दे रखा है आफ्टर एवरीथिंग, तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे माइनस कर दो और सारी इनकम्स प्लस कर दो और टैक्स माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर द फॉर्मूला. क्वेश्चन तो और बाकी हमें लग रहा था कि इतने ही होंगे, 70 थे पहले, बट आई थिंक आई हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नोट डाउन द फॉर्मूला, लर्न द फॉर्मूला एंड गेट फुल मार्क्स. लेकिन दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, और वाला भी और ऊपर वाला भी. गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. लर्निंग बेस्ड है, रट्टा लगाना है. Give some examples of non-operating incomes. Learn it and do it. Last question, 76. What is the difference between trading and non-trading investments? Non-trade investments are deducted to calculate what? So you will simply say to calculate capital employed. Trade and non-trade investment का दो तीन बार डिस्कशन हो गया है. I am sure you will be able to make a great difference in your Viva. I am sure you will be getting full marks in the Viva. All the very best. जो doubts हैं आपके, do write in the comments. Please discuss your doubts in the comments and try to motivate your sir by writing good comments so that I should be motivated to provide you more effective content. Okay, so that it will be great help for you in future as well. Thank you.